हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ शेरशाह सूरी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था शेरशाह सूरी का प्रारंभिक जीवन, किन मुसीबतों का सामना करके वो बड़ा हुआ और उसकी सैनिक उपलब्धियों को दो भागों में पढ़ा था, दिल्ली का शासक बनने से पूर्व की और बाद की उपलब्धियां। और मैंने इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई थी। गबम्मा रार मचिका, गबम्मा रार मचिका। गा से था गखड़ विजय, गखड़ एक जनजाति थी, ये बंगाल विजय। माँ से मालवा की विजय की थी, रायसेन, रणथंभौर, मारवाड़, चित्तौड़ और अंत में कालिंजर विजय। कालिंजर विजय के समय ही 22 मई 1545 को एक ओक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। उसके आगे की कहानी जानते हैं आज पार्ट 2 में। कहानी तो खत्म हो गई, अब देखते हैं उसकी व्यवस्थाएं। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था कैसी थी? चूंकि शेरशाह सूरी ने कई शासकों के यहाँ काम किया था, उसने सासाराम की जागीर का प्रबंधन किया था, तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हो चुका था। तो उसने शासन व्यवस्था में एक तंत्रात्मक शासन पद्धति को अपनाया। एक तंत्रात्मक शासन पद्धति का क्या अर्थ है कि सभी शक्तियां शेरशाह सूरी में निहित थीं। यहाँ तक कि उसने अपने सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता भी नहीं समझी, यानी कि शेरशाह सूरी की कोई मंत्री परिषद नहीं थी। कुछ विद्वान लिखते हैं मंत्री परिषद थी, लेकिन वो शेरशाह सूरी को सलाह नहीं दे सकते थे। अब सलाह नहीं दे सकते थे तो फिर काहे की मंत्री परिषद, फिर तो वो सिर्फ उसके कर्मचारी ही हुए ना। तो शेरशाह सूरी की एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, एक तंत्रात्मक शासन पद्धति, सर्वे सर्वा शेरशाह सूरी हुआ करता था, कोई मंत्री परिषद नहीं थी। लेकिन काम करने के लिए कर्मचारी तो चाहिए ना। तो जी हाँ, उसके काल में प्रमुख विभाग कौन से थे, आइए एक नजर में देख लेते हैं। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दीवान ए वजारत, ये पहले से भी चल रहा था। ये आर्थिक मामले देखता था। इसका जो प्रधान होता था, चीफ होता था, वो होता था वजीर। दीवान ए आरिज, ये सैन्य कार्य संबंधी विभाग था। इसका जो प्रमुख था वो आरिज ए मुमालिक हुआ करता था। ठीक है, आरिज ए मुमालिक। ये सेना के भर्ती संबंधी कार्य और उनकी सैनिकों की जरूरत का सामान उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी इस विभाग पर थी। ये सेनापति नहीं थे। दीवान ए रसालत, ये एक विदेश विभाग था। इसका जो प्रमुख था वो विदेश मंत्री होता था। अगला विभाग है दीवान ए इंसाफ। ये एक सामान्य प्रशासन विभाग था। इसका जो प्रमुख कार्य था वो सरकारी आदेशों को लिपिबद्ध करना और उन आदेशों का पालन करवाना। ये दीवान इंसाफ विभाग का काम था, जो आज हमारा सामान्य प्रशासन विभाग करता है। दीवान ए काजी, ये एक न्याय विभाग था। दीवान वारिद, ये गुप्तचर विभाग था। तो ये विभाग शेरशाह सूरी के समय के प्रमुख 6 विभाग थे जो उस समय कार्य करते थे। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के समय प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी। शेरशाह सूरी के समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, जिसके कारण वह एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित कर सका। साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था स्वयं शेरशाह सूरी, और उसने संपूर्ण साम्राज्य को अपनी एकताओं में बांट दिया था। एकता सूबा, जिन्हें आधुनिक प्रांत कहा जा सकता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था। ये सूबेदार का पद था, ये राजा के पुत्र, मित्र या किसी घनिष्ठ व्यक्ति को ही दिया जाता था। इन प्रांतों को उसने सरकारों में बांटा था, जो आधुनिक जिले के समान हुआ करती थी, सरकारें। और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वो शिकदार ए शिकदारान और दूसरा था मुंसिफ ए मुंसिफान। शिकदार ए शिकदारान एक सामान्य प्रशासक था और मुंसिफ ए मुंसिफान एक न्यायिक अधिकारी था। ये सभी जिलों के जो अधिकारी थे, शिकदार ए शिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान, ये सीधे शेरशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये सूबे के सूबेदार के प्रति नहीं थे। सूबेदार भी डायरेक्ट शेरशाह सूरी के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी ने प्रांतीय व्यवस्था पर अपना सुदृढ़ नियंत्रण स्थापित किया। अब ये जो जिला था, जिसको सरकार कहते हैं, ये भी नगरों में बटा हुआ था। नगरों को उस समय परगना कहा जाता था और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता था शिकदार या आमिल। इसका प्रमुख कार्य था परगने से प्राप्त राजस्व को राजकोष में जमा करवाना।
यहाँ पर मुंसिफ भी हुआ करता था। शिकदारी शिकदारान, मुंसिफे मुंसिफान, ये सरकारों में होते थे। परगना में होते थे शिकदार और मुंसिफ। तो शिकदार का काम था राजस्व को राजकोष में जमा करवाना, और मुंसिफ का काम वही था कि राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय करना। ये वो न्यायिक अधिकारी हुआ करता था। अन्य अधिकारी कौन थे? अमीन। अमीन क्या करता था? भूमि की नाप करवाता था। कानून को ये समस्त लेखा जोखा रखने का काम करता था। तो ये परगना में अधिकारी नियुक्त किए गए थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, हमेशा से रही है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी होता था वो मुकद्दम। मुकद्दम यानी गांव का मुखिया। सल्तनत काल में भी ये पद हुआ करता था। ये गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, और ये एक अवैतनिक पद था, यानी कि सरकार की ओर से इसको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था। पटवारी, ये एक सरकारी कर्मचारी था। ये इसका काम था गांव की भूमि का लेखा जोखा रखना, भूमि का और राजस्व। तो ये थी शेरशाह सूरी की प्रांतीय व्यवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि बिना राजस्व के कोई भी शासन नहीं चल सकता, नहीं कोई राज्य कायम रह सकता है। उस समय भी राज्य की आय का जो महत्वपूर्ण स्रोत था वो भूमि कर ही था, जिसको लगान या माल गुजारी भी कहा जाता है। शेरशाह के समय दो प्रकार की लगान व्यवस्था थी, कबूलियत या इकरारनामा। ये उसकी राजस्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कबूलियत या करारनामा या इकरारनामा मध्यकालीन भारत में किसने लागू किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने किया था। किस प्रकार की व्यवस्था थी? ये आधुनिक रैयतवाड़ी के समान व्यवस्था थी। आधुनिक काल में जो हम रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त पढ़ते हैं, उसमें जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें सरकार किसानों से सीधे कॉन्ट्रैक्ट करती थी, एक समझौता करती थी। वही व्यवस्था शेरशाह सूरी ने अपने समय लागू की थी, इसको कबूलियत कहा जाता था। इसमें क्या, सीधे किसानों से एक अनुबंध किया जाता था, जिसमें उसके कर की रकम लिखी होती थी उस अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में। मुल्तान को छोड़कर समस्त राज्य में व्यवस्था लागू थी। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर लागू नहीं थी ये कबूलियत व्यवस्था, तो मुल्तान में। और इसमें जो रेट ऑफ द टैक्स थी, यानी कर की दर थी, वो थी उत्पादन का 1/3। अब मुल्तान में कौन सी व्यवस्था लागू थी? क्योंकि मुल्तान में ये वाली नहीं थी। मुल्तान में चलती थी बटाई प्रथा, और इसकी जो कर की दर थी वो थी उपज का 1/4। तो इस तरह ये दो व्यवस्थाएं शेरशाह सूरी के समय में देखने को मिलती हैं। भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था, अच्छी, मध्यम और खराब। यानी कि जो लगान का निर्धारण था वो भूमि का अध्ययन करके भूमि की गुणवत्ता के आधार पर किया गया था। अच्छी भूमि तो टैक्स की रेट अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन अच्छा होगा, तो उपज के आधार पर ये निर्धारण किया गया था। लगान के अतिरिक्त 2 कर और थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये लगान तो सभी समय लगता रहा है, लगान के अतिरिक्त जो कर रहे हैं वो घटते बढ़ते रहे। किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। तो शेरशाह सूरी के समय लगान के अतिरिक्त और कौन से कर थे, देख लीजिए। जरीबाना, जरीब आप समझते हो जिससे भूमि नापी जाती है, तो ये क्या था? भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। ये भू राजस्व का 2.5 यानी 2.5% लिया जाता था, जरीबाना शुल्क, भूमि सर्वेक्षण शुल्क। क्योंकि शेरशाह सूरी ने भूमि को नापने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये जरीबाना शुल्क भी लगाया। महासिलाना, ये क्या था? ये था कर संग्रह शुल्क, यानी जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसके नाम पर भी एक शुल्क लिया जाता था। इसको भू राजस्व का 5% हुआ करता था। यानी जो भू राजस्व था, जो 1/3 था, उसका 5% था ये महासिलाना। ठीक है, ऐसे ही उस 1/3 का 2.5% था जरीबाना। ये कुल उत्पादन का नहीं था, भू राजस्व का था ये प्रतिशत, तो ये ध्यान रखना। शेरशाह सूरी ने अहमद खां के निरीक्षण में भूमि की नाप करवाई। ठीक है, और इसीलिए जरीबाना शुल्क किसने लगाया था? और नाप किससे की जाती थी? नाप के लिए था सिकंदरी गज। ठीक है, जो सिकंदर लोदी ने ये चलाया था, सिकंदरी गज, उसी का पालन शेरशाह सूरी ने किया। और इसकी नाप थी 36 अंगुल या 32 इंच। सिकंदरी गज इतना बड़ा होता था।
लगान निश्चित करते समय उदारता और वसूल करते समय कठोरता की नीति का पालन किया जाता था। यानी जब लगान का निर्धारण किया जाता था तो भूमि की गुणवत्ता, उपज की क्षमता, पुराना रिकॉर्ड सब देखा जाता था, लेकिन जब वसूल किया जाता था तो कठोरता से वसूला जाता था कि जो तय किया है वो देना पड़ेगा। ठीक है। आमिलों को यानी जो लगान वसूलने वाली अधिकारी थी उनमें भ्रष्टाचार ना हो, इसको रोकने के लिए जल्दी जल्दी उनका स्थानांतरण किया जाता था। शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था। शेरशाह सूरी एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था, जैसा कि सभी शासक हुआ करते थे। प्रत्येक बुधवार को वह स्वयं न्याय करने बैठता था। ये एक नई लाइन है कि बुधवार को उसकी एक विशेष अदालत लगती थी और उसने उपाधि धारण की थी सुल्तान ए अदल। ठीक है, ये याद रखना। तो सुल्तान ए अदल की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेरशाह सूरी ने। सरकारों में न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो दो अधिकारी नियुक्त थे, सिकदार ए शिकदारान। ये फौजदारी मामलों का निर्णय कर देता था और मुंसिफ ए मुंसिफान ये लगान संबंधी मामलों का निर्णय करता था। तो ये दो अधिकारी नियुक्त थे, यही वहां पर न्यायाधिकारी का काम करते थे। इसी तरह परगनों में जो शिकदार और मुंसिफ थे, सिकदार फौजदारी मामलों का निर्णय करता था और मुंसिफ लगान संबंधी मामलों का निर्णय करता था। गांव में मुकदमों का निर्णय पंचायत करती थी। ठीक है, इन सभी के जो निर्णय है वो मान्य किए जाते थे। उनके विरुद्ध में वो शासक शेरशाह सूरी के दरबार में अपनी अपील कर सकते थे पीड़ित व्यक्ति। अन्य प्रमुख तथ्य क्या थे शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था में? थोड़ा और जान लेते हैं। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह सूरी ने एक बहुत ही मजबूत मुद्रा व्यवस्था की स्थापना की थी। क्या किया था? जो पुराने सिक्के प्रचलन में थे उन सभी को बंद कर दिया और उनके स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया चलाया 180 ग्रेन का, तांबे का दाम चलाया 380 ग्रेन का। ठीक है। शेरशाह सूरी के समय इन सिक्कों को ढालने के लिए 23 टकसालें अस्तित्व में थीं। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ये रुपए और दाम से संबंधित शेरशाह सूरी की मुद्रा व्यवस्था। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये रुपया बहुत लंबे समय तक चलता रहा है और रुपया नाम आज भी प्रचलित है। ठीक है, तो इसी से समझ सकते हैं कि ये मुद्रा व्यवस्था कितनी मजबूत रही होगी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दान के लिए एक लंगर स्थापित किया था। जी हाँ, क्या कह रहे हो? खाने के लंगर तो बहुत सुने होंगे, ये दान का लंगर स्थापित करने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। जी हाँ। एक इतिहासकार हैं स्मिथ, वो लिखते हैं कि ये रुपया जो शेरशाह सूरी ने चलाया था, ये रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। देखा, इससे पता चलता है कि इसकी व्यवस्था कितनी ही मजबूत थी। तो ये तो थी शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह ने सड़कें भी बनवाई। कौन कौन सी सड़कें बनवाई? बहुत सड़कें बनवाई, जिनमें से जो प्रमुख 4 सड़कें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण, बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के अटक तक एक सड़क बनाई थी जो दिल्ली और लाहौर होते हुए जाती थी। तो बंगाल के सोनार गांव से पंजाब पाकिस्तान के अटक तक जाती थी, जिसको सड़क ए आजम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। तो अगर पूछ लिया जाए कि सड़क ए आजम का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने। और सड़क ए आजम कहां से कहां तक जाती थी? तो सोनार गांव से अटक तक। और इसी रोड का नाम ब्रिटिश काल में जीटी रोड रखा गया। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जीटी रोड का सबसे पहले निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने। और जो 3 प्रमुख रोड थी वो थी आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान। ये इन 4 प्रमुख सड़कों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब चूंकि लंबी लंबी सड़कें बनी हैं, यात्री थकता भी है और भी कई चीजों की जरूरत होती है, तो इन सड़कों पर उसने सरायों का निर्माण भी कराया था। सराय यानी कि आरामगाह। तो इन सड़कों पर लगभग 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और इतिहासकार डॉक्टर कानून वो लिखते हैं कि साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां इन सरायों को इसने कहा है।
अब देखते हैं शेरशाह सूरी के समय की प्रमुख इमारतें कि कौन कौन सी इमारतों का उसने निर्माण करवाया है। तो सबसे पहले और सबसे प्रमुख है सासाराम का मकबरा, इसको सहसाराम भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो सहसाराम का मकबरा ये बिहार में बना हुआ है। ये शेरशाह का मकबरा ही है, शेरशाह सूरी का मकबरा या सासाराम बिहार में बना हुआ है। ये इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। ठीक है। रोहतासगढ़ का दुर्ग, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए इसने रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था और वहां हैरत खां को नियुक्त किया था सुरक्षा के लिए। दिल्ली का पुराने किले का निर्माण कराया इसने। शेर सूर नगर बसाया, कहाँ बसाया? कन्नौज के स्थान पर। यदि कन्नौज का जो नगर था उसको उसने उसके स्थान पर ये शेरशाह सूर नगर की स्थापना इसने की थी। सासाराम का मकबरा इतना खूबसूरत था कि कनिंघम लिखते हैं कि शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसने बताया है? कनिंघम ने। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस इतिहासकार ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है, तो कनिंघम ने कहा है। शेरशाह का मूल्यांकन। दोस्तों, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मुझे मध्यकालीन इतिहास में अगर कोई चरित्र सबसे बेहद इंप्रेसिव लगता है तो शेरशाह सूरी। उसका कारण यही है कि वह एक सामान्य जागीरदार के परिवार से, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसको परिवार में कोई पसंद नहीं करता था, एक ऐसा व्यक्ति अपनी सामान्य परिस्थितियों से उठकर दिल्ली के तख्त तक पहुंचता है और न केवल सत्ता संभालता है बल्कि एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव रखता है, और वो भी केवल 5 साल के शासन काल में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही योग्य और विद्वान व्यक्ति था, तब ऐसा करने में सक्षम हुआ। इसीलिए ये मेरा एक फेवरेट व्यक्ति है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। अब पढ़ते हैं कि इतिहासकारों ने इसके विषय में क्या लिखा है। शेरशाह सूरी का मूल्यांकन। इन दो कथनों से आप समझ जाएंगे कि शेरशाह सूरी किस प्रकार का व्यक्ति था। हैवेल इतिहासकार ये लिखते हैं कि सैनिक और असैनिक मामलों में शेरशाह ने अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन किया। अपने अथक परिश्रम और शासन में छोटे छोटे विषयों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उसने संपूर्ण भारत में 5 वर्ष के अल्पकाल में ही व्यवस्था स्थापित कर दी। तो जो बात अभी मैंने कही थी, इसने सिर्फ 5 वर्ष तक शासन किया, 1540 से 45 ईस्वी तक। इन 5 वर्षों में ही इसने साम्राज्य को सुदृढ़ रूप दिया, कई प्रदेश जीते और वहां पर एक मजबूत शासन व्यवस्था भी स्थापित की, जो शेरशाह सूरी की योग्यता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, अगर ये कोट जब आप अपने आंसर में लिखते हैं, जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, तो आपको नंबर ज्यादा मिलते हैं और आपका उत्तर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो कुछ जो अच्छे कोटेशन है उनको याद कर लीजिएगा अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देने वाले हैं तो। एक इतिहासकार हैं प्रोफेसर कानूनगो, ये लिखते हैं कि शेरशाह ने गद्दी पर बैठने पर उदार इस्लाम का प्रारंभ हुआ, जो औरंगजेब की प्रक्रिया तक चलता रहा। यानी शेरशाह सूरी ने इस्लाम में एक उदारवाद की प्रवृत्ति का सूत्रपात किया, जो अकबर और उसके बाद जहांगीर और शाहजहां तक चलता रहा। उसके बाद जो औरंगजेब आया तो उसने फिर भी कट्टर मुस्लिमवाद को अपना लिया था। कानून को एक बात और लिखते हैं कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। तो इन बातों से ही शेरशाह सूरी के व्यक्तित्व के बारे में हम जान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी कौन थे। शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों ने अगले 10 वर्ष तक शासन किया, लेकिन शेरशाह सूरी के प्रशासन वाली बात नहीं रही। ये 10 वर्ष भी वो कहीं ना कहीं इसी वजह से गुजार सके कि शेरशाह सूरी ने अपने 5 सालों में एक बेहतरीन मजबूत व्यवस्था की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं इसके उत्तराधिकारी कौन थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। और कब बैठा? 26 मई 1545। ये जो 26 मई यानी कि जो डेट लिखी हुई, इस पर आप विशेष गौर न करना, ये 1545 ईस्वी याद रखना। तो 1545 ईस्वी में इस्लाम शाह दिल्ली का शासक बना और 1553 ईस्वी तक इसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया। ये जैसे तैसे अपने शासन को बचाए रखा और एक ठीक ठाक शासन इसने
चलाया। इसके बाद इस्लाम शाह का 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह शासक बना। चूंकि ये 12 वर्षीय एक अवयस्क व्यक्ति था तो इसका फायदा उठाया, इसकी हत्या की इसके मामा मुबारिज खां ने, और मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है। तो मोहम्मद आदिल शाह ही अगला शासक बना। ये कुछ ही समय शासक रह पाया क्योंकि ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का शासक था, और चूंकि जो वैध वारिस था उसको मारकर ये शासक बना था तो इसका काफी विरोध हुआ, और इसकी विलासिता को देखते हुए शेर शाह के भतीजे अहमद खान ने शासन हथिया लिया और जो सिकंदर शाह सूर के नाम से शासक बना। ठीक है, तो कौन कौन उत्तराधिकारी हुए शेर शाह के? पहला हुआ इस्लाम शाह, फिरोज शाह जो बहुत कम समय तक रहा, मोहम्मद आदिल शाह और सिकंदर शाह सूर। तो अगर नाम याद रख लेना, कभी क्रम सजाने को आ जाए तो आप लगा सकते हैं। और सिकंदर शाह सूर के समय दिल्ली की शासन व्यवस्था बहुत ही दयनीय हो चुकी थी, और ऐसी विकट स्थिति को देखते हुए हुमायूं ने वापसी की। जी हाँ, हुमायूं 15 साल तक निर्वासित जीवन जीने के बाद हुमायूं ने वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, और 15 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद नामक जगह पर एक युद्ध होता है जिसमें सिकंदर सूरी को परास्त करता है हुमायूं, और हुमायूं दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लेता है, और इस तरह सूरी वंश का पतन हो जाता है, यानी कि दिल्ली शासन से सूरी वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और हुमायूं की ये किस्मत थी कि दोबारा वह अधिकार कर सका, और 6 माह के शासन के बाद ही हुमायूं का भी अंत हो जाता है। और फिर शासक कौन बनता है? सम्राट अकबर, जिसने न केवल इस्लाम की और मुगल शासन की और दिल्ली शासन की नींव को इतना मजबूत बनाया जो कई सालों तक बना रहा। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमने शेर शाह सूरी को पूरा समाप्त कर लिया है। शेर शाह सूरी को हमने 2 भागों में पढ़ा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप दोनों भागों को देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।